हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूं तुम्हारी इंडियन इको का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 2। तो ऑलरेडी मैं एक पार्ट इस चैप्टर का आपको करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया था, उसके गोल्स के बारे में बताया था। ये हमारा रहने वाला है पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर का, जहां पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर गए, हमारी इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद हमने अपने 5 ईयर प्लान्स बनाए। उन 5 ईयर प्लान्स के अंडर हमने अपने एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस लेकर आए सो दैट जो ब्रिटिशर्स इंडिया के एग्रीकल्चर के साथ खराबी करके गए थे हम उसको रिवर्स कर सके। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक चीज बताई थी कि जो भी चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 का अगर मैं एग्जैक्टली रिवर्स कर देती हूँ, चैप्टर 1 का अगर मैं एग्जैक्टली रिवर्स कर देती हूँ तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास निकल के आ जाता है। एंड चैप्टर नंबर 2 का रिवर्स करेंगे तो फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 निकल के आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि तुम पहले प्लीज अच्छे से चैप्टर 1 को याद करो, चैप्टर 1 की एक एक चीज अच्छे से समझो, चैप्टर 1 की एक एक चीज अच्छे से याद करो। चैप्टर 1 में जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी को रिवर्स करेंगे। तो यू शुड नो व्हाट वाज जमींदारी सिस्टम। चैप्टर 1 में जो हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था उसको रिवर्स करेंगे, चैप्टर 1 के फॉरेन ट्रेड को इसमें रिवर्स करेंगे। तो चैप्टर 1 याद कर लो, उसका रिवर्स करके चैप्टर 2 लिखकर आ सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा है कि इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी। फ्रीडम मिलने के बाद इंडिया को दो चीजें डिसाइड करनी थी कि हमें कौन सी अपनी इकोनॉमी लेकर के आनी है। ठीक है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट कौन सी इकोनॉमी हमें लानी है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो 5 ईयर प्लान्स है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था, प्लान्स क्या होते हैं इन सब के बारे में पढ़ा। हमारे 5 ईयर प्लान्स जो थे वो कैसे बनाए गए, उनको कब स्टार्ट किया गया, कब खत्म किया गया, एंड 5 ईयर प्लान के जो गोल्स थे, ठीक है, जिनको हम जेम्स बोलते हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इन सभी के बारे में भी हमने डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। ठीक है, 1950 से 1990 के बीच में हमने जब 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उस 5 ईयर प्लानिंग के सिस्टम के अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या क्या चेंजेस, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर के आए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी क्यों? हमें रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था। ये जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करके गए थे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे ऊपर जमींदारी सिस्टम लागू किया। इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, और इन सभी रीजंस की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? हमारा जो लैंड था, हमारी जो सॉइल थी, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमारे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी थी। हमारा एग्रीकल्चर जो था वो फुल्ली रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, बहुत बुरी क्वालिटी का एग्रीकल्चर हो रहा था। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी हमने ये बोला था कि कैश क्रॉप्स बनाओ, ब्रिटिशर्स ने बोला था ना कैश क्रॉप्स बनाओ, फूड क्रॉप्स नहीं बनानी। तो फूड ही नहीं था हमारे पास, हम फूड क्रॉप्स भी बाहर से इंपोर्ट करवा रहे थे, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे कि तुम हमें फूड दो वरना हमारे तो भूखमरी है, हमारे तो फेमाइंस है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिली थी चैप्टर 1 में। इन्हीं का सोल्यूशन हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 में। इनका सोल्यूशन लाने के लिए हम मेजर 2 तरीके के रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। एक थे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। दूसरा मेरे पास आएगा टेक्निकल रिफॉर्म्स जिसको मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात भी जिसमें मैं करने वाली हूँ। एक चीज बहुत अच्छे से गांठ बांध लो, किस रिफॉर्म का क्या नाम है, क्योंकि तुम्हारे पास 3-4 अलग अलग टाइप ऑफ रिफॉर्म्स आने वाले हैं। चैप्टर 2 में भी, चैप्टर 3 में भी आएंगे, और पेपर में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन से रिफॉर्म्स थे, कौन से चैप्टर के रिफॉर्म्स थे। बच्चों को पेपर में आंसर आता होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिख कर आओ, बच्चे लिखाएंगे, पर क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन ने लैंड रिफॉर्म पूछा है, क्वेश्चन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछा है, क्वेश्चन ने ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा है, पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन समझ आ जाए फिर तो सही आंसर करोगे। तो चैप्टर 1 to 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है। तो अभी के लिए इस चीज को गांठ बांध लो, अगर वर्ड आ जाता है लैंड रिफॉर्म तो तुम्हें इन 2 चीजों के बारे में लिखना है।
ठीक है। अगर वर्ड आ जाता है लैंड रिफॉर्म, तुम्हें अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के बारे में लिखना है, तुम्हें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड या फिर लैंड सीलिंग के बारे में लिखना है, तुम्हें और किसी चीज के बारे में नहीं लिखना है। तो बात करते हैं कि लैंड रिफॉर्म के अंदर हमने क्या क्या दो चीजें करी थी। लैंड रिफॉर्म के अंदर मेजरली हमारे पास देखो क्या क्या हमने किया। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो हमने एग्रीकल्चर में करा क्या, लैंड रिफॉर्म करे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, पर प्रॉब्लम है सबसे पहले ये सारे पॉइंट समझ लो कि ये सब कुछ करा क्यों गया, ऐसा क्या हुआ हमारे एग्रीकल्चर में कि हमने इतने सारे रिफॉर्म्स हमें लाने पड़े। सबसे पहली प्रॉब्लम देखो जो मेरे पास यहाँ पर आई, वो थी हमारी जमींदारी सिस्टम की प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जमींदारी सिस्टम की प्रॉब्लम। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, सबसे ऊपर होते थे मेरे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स किसको पकड़ के लाते थे, लैंडलॉर्ड्स को, जिनको हम जमींदार भी बोलते हैं, इनको ब्रिटिशर्स पकड़ के लाते थे। और इनके नीचे कौन होते थे, हमारे लैंडलेस पुअर फार्मर्स, पुअर कल्टीवेटर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, जमींदार को कहते थे कि भैया मुझे चाहिए तेरे से लगान, अगर तूने मुझे लगान नहीं दिया मैं तुझसे तेरा लैंड छीन लूंगा। और लैंडलॉर्ड्स बदले में क्या करते थे, अपने लैंड को फार्मर्स को देते थे रेंट के ऊपर कि तुम खेती बाड़ी करो, बदले में हमें रेंट दे दो। इस रेंट का नाम क्या था, लगान था। तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार के पास बड़ा बड़ा लैंड था, बहुत सारा लैंड था। अच्छा, जिसके पास लैंड नहीं भी था उसको ब्रिटिशर्स ने लैंड दे दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंड थे तो जो राजा महाराजाओं के अंडर थे, महाराजा किसी को यूज नहीं करने देते थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, राजा महाराजा को हरा दिया, उनके लैंड्स को जमींदारों को दे दिया। जमींदारों को क्या बोला, मैं लैंड इसी शर्त पे दूंगा कि तुझे हर महीने मेरे को लगान पे करना पड़ेगा। जमींदार कहता मैं लगान कहां से लेके आऊं, तो जमींदार कहां से लाएगा, जमींदार अपने लैंड को देगा रेंट पे, किसको, गरीब फार्मर को। और गरीब फार्मर को बोलेगा देख भैया मेरा लैंड ले ले रेंट पे, तू इस पे कर खेती बाड़ी करके तू जो पैसा कमाएगा उसमें से कुछ पैसा मेरे को दे दियो एज अ रेंट, और वो रेंट में से कुछ पैसा जमींदार किसको दे देगा, ब्रिटिशर को दे देगा। ये था हमारा पूरे का पूरा जमींदारी सिस्टम। प्रॉब्लम इसमें क्या थी कि जो फार्मर थे वो बहुत गरीब थे, कभी बारिश नहीं होती थी, कभी एनिमल्स की वजह से, कभी आग लगने की वजह से, कभी किसी चीज की वजह से एग्रीकल्चर खराब हो जाता था, फसल खराब हो जाती थी। जमींदार कहता था मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू भूखा मर जा, मुझे मेरा लगान चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जमींदार ने लगान जो है ब्रिटिशर को देना होता था। तो ब्रिटिशर मस्त मजे करते थे लगान लेके, जमींदार मस्त मजे करते थे लगान लेके, और फार्मर बेचारा लगान भरने के चक्कर में बहुत बुरी हालत में हो जाता था, गरीबी से और ज्यादा गरीबी की तरफ वो चला जाता था, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा था मेरा जमींदारी सिस्टम, जिसको अबॉलिश करना, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसकी वजह से जो फार्मर थे बेचारे वो और ज्यादा बुरी हालत में जा रहे थे। इसकी वजह से लैंड खराब हो रहा था, सॉइल खराब हो रहा था, पूरा एग्रीकल्चर इस जमींदारी सिस्टम की वजह से खराब हुआ था। दूसरी प्रॉब्लम थी हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। देखो होता क्या है ना, एग्रीकल्चर में आज की डेट में भी हमारे देश में जो सरकार है वो बहुत सारी सब्सिडीज देती है, वो खुद से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है, वो फार्मर्स की मदद करती है, वो खुद से इरिगेशन की बहुत सारी चीजों की जो है फैसिलिटीज फार्मर को प्रोवाइड करवाती है। पर उस टाइम पे सरकार किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। क्या ब्रिटिशर्स ये सब कुछ देंगे फार्मर्स को, वो नहीं देंगे। तो फार्मर के पास, बेचारे के पास इरिगेशन का सोर्स भी नहीं था। तो हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से बारिश पर डिपेंडेंट था। बारिश ज्यादा हो गई, एग्रीकल्चर खराब, बारिश नहीं हुई, एग्रीकल्चर खराब। पर लगान देना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज, स्मॉल लैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर्स। जो बेचारे गरीब फार्मर थे उनके पास खुद के पास लैंड था ही नहीं, या फिर बहुत कम था, इसीलिए फार्मर बेचारे इस जमींदारी सिस्टम के अंदर फंस के रह जाते थे। कंफ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड फार्मर। लैंडलॉर्ड एंड फार्मर के आपस में लड़ाई होती रहती थी, और जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत बुरा बिहेव करते थे फार्मर्स के साथ, जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, ठीक है। अगली चीज आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि तुम्हें लग तो रहा है तुम एम्प्लॉयड हो, बट एक्चुअल में तुम हो नहीं। हमारी फार्मिंग में कई सालों से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट चलती आ रही है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक खेत पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 के 10 लोगों को लग रहा है कि हम तो एम्प्लॉयड है, हम तो काम कर रहे हैं, अरे पर एक्चुअल में वो खेत है इतना छोटा सा, उस पे अगर 4 लोग काम करें तो भी उतना ही काम होगा, तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 लोग हैं ये एक्चुअल में कुछ एडिशन नहीं कर रहे, ये बस वहां पे आते हैं, हाथ बटा देते हैं। ये तो वो वाली बात है, हाथ बटाने वाली बात है। तो एक्चुअल में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। इसको क्या बोला जाता है, छुपी हुई, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अगली चीज मेरे पास क्या आती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बेचारे फार्मर इतने गरीब होते थे कि लगान भरने के बाद उनके पास इतना पैसा बचता था कि बस वो अपना रोजी रोटी जितना कर सके, ठीक है। वो जो फार्मिंग कर रहे थे वो फार्मिंग बस इसलिए कर रहे थे कि वो अपना रोजी रोटी जितना कर सके। इंसान क्या चाहता है लाइफ में कि आज अगर मैं अपना 200 रुपए खर्चा कर रहा हूँ, धीरे 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 मैं पैसा जोड़ूं, सेविंग्स करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, पैसा बढ़ाऊं, ताकि कल को मैं अपने खर्चे भी बढ़ा सकूं, लाइफस्टाइल भी बढ़ा सकूं, इनकम भी बढ़ा सकूं। पर फार्मर ये कर ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इतने लगान के अंदर डूबे हुए थे कि वो सब्सिस्टेंस मतलब अपने सिर्फ जिंदा रहने जितना कमा पा रहे थे, ठीक है। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल। क्वालिटी जो लैंड एंड सॉइल की थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी। प्रोडक्टिविटी कम होने का क्या रीजन था? क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल खराब थी। क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल क्यों खराब थी? क्योंकि फार्मर्स कभी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए, गरीब थे। जमींदार ने सोचा ही नहीं कभी, उसको तो लगान मिल रहा है ना। ब्रिटिशर ने सोचा नहीं कभी इन्वेस्टमेंट करने का, उसको भी लगान मिल रहा है। कभी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं, तो इनकी क्वालिटी वैसे ही खराब होती रही। अच्छा, ओवरबर्डन भी था। क्यों? क्योंकि ज्यादा एग्रीकल्चर करोगे तभी तो लगान भर पाओगे, तो ओवरबर्डन की वजह से भी क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल खराब हो गई। लास्ट मेरे पास क्या है? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगेन सरकार को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फार्मिंग में, क्योंकि फार्मर्स बेचारे बहुत गरीब होते हैं। सरकार ब्रिटिशर्स की थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी नहीं, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ये सारी की सारी तुम देखो, ये पूरी की पूरी जो है पेज, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेके आने बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट मेरे पास आता है कि हमें क्या क्या नीडेड था। वी नीडेड टू रीबिल्ड द बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत बुरी हालत में थी, गरीब थी, बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, माने तो 2% से भी कम का, लेस देन 2% का हमारा ग्रोथ रेट था। और इस इकोनॉमी को हमें आगे लेकर जाना था, डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना था, जो आज तक वैसे नहीं बन पाई है, बट स्टिल हम काफी बेहतर है पहले से। अब बात करते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स थे। एक तो लैंड रिफॉर्म्स थे, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो पहले लैंड रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स में देखते हैं क्या क्या हुआ। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कहते हैं जो लैंड होल्डिंग थी, मतलब जो लैंड था उसकी ओनरशिप को चेंज करना, इसको बोल रहे हैं हम लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट लैंड इज एक्चुअली पास्ड ऑन टू द पीपल हु एक्चुअली कल्टीवेट इट। दिस इज नोन एज प्रोवाइडिंग लैंड टू द टिलर ऑफ द सॉइल। देखो मैं फिर से तुम्हें बताती हूँ जमींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी। बेसिकली जो भी लैंड रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आने का एक मेजर रीजन था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। जमींदारी सिस्टम को खत्म करना सबसे मेजर रीजन था लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आने का। देखो क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स थे, उनके नीचे थे जमींदार, उनके नीचे थे एक्चुअल फार्मर जो एक्चुअल में फार्मिंग कर रहे थे, जो एक्चुअल में खेती बाड़ी कर रहे थे, ठीक है। अब देखो जमींदार को और ब्रिटिशर्स को तो अपना लगान मिल रहा है, इन दोनों को कभी भी क्यों जरूरत पड़ेगी लैंड में, सॉइल में इन्वेस्टमेंट करने की? इनको तो इनका लगान मिल रहा है ना। वाई वुड दे एवर केयर कि फार्मर कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है? इसने बोल दिया मुझे 10,000 रुपए का लगान चाहिए, इसको मिलेगा। अगर नहीं मिला तो ये फार्मर को धक्के मार के निकाल देगा, उसका घर छीन लेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ये अपना पैसा लेके रहेगा, ये अपना पैसा लेके रहेगा। तो वाई वुड दे एवर केयर कि लैंड एंड सॉइल में इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, फार्मर का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कभी केयर ही नहीं करेंगे। एंड अगर ये सिस्टम चलता रहा तो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी कोई केयर नहीं करेगा। अच्छा, केयर करने वाला कौन था? फार्मर था। ये तो एक्चुअल में काम कर रहे हैं ना, खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसको तो केयर करनी चाहिए ना लैंड की, सॉइल की। अरे भैया इसका तो हमने नाम ही रखा हुआ है, पुअर लैंडलेस फार्मर। अरे भैया जब वो पुअर है, हाउ विल ही बी एबल टू इन्वेस्ट? मुझे बताओ, वो कभी भी इन्वेस्ट कैसे कर पाएगा? वो कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया, वो कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया लैंड में, सॉइल में, इरिगेशन में, कल्टीवेशन में, फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में, पेस्टिसाइड्स में। और इन सब चीजों की वजह से पिसा कौन? हमारा लैंड, हमारा सॉइल। प्रोडक्टिविटी किसकी कम हुई? हमारे लैंड की, हमारी सॉइल की। क्वालिटी किसकी खराब हुई? हमारे लैंड एंड सॉइल की, ठीक है ना। खाना हमें नहीं मिल पा रहा था, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब क्या होगा अगर मैं बीच में से जमींदार को हटा दूं? तो पहली चीज तो जो हमारी सरकार होगी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए फार्मर्स, ठीक है। और दूसरी चीज जो लैंड का ओनर होगा
वो फार्मर होगा और उसको ही फार्मिंग भी करनी होगी, तो वो केयर करेगा अपने लैंड की। अगर जमींदार खुद फार्मिंग कर रहे होते, ये केयर करते अबाउट द लैंड, द सॉइल, द वाटर, द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, तो हम क्या कह रहे हैं भैया, जिसको काम करना है उसी को तुम क्या करो, ओनर बना दो। इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ना तो ये इनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे और लैंड एंड सॉइल की केयर भी हो जाएगी। तो लैंड रिफॉर्म्स में हमें क्या करना है, ओनरशिप चेंज करनी है। ये इनको बीच में से धक्का मार के बाहर निकालो, इनको असली ओनर बनाओ, इनको लात मार के बाहर निकालो। और ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली चले ही गए थे, हमारे देश की सरकार के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेकर आओ फार्मर्स को, ताकि सरकार इनको ना कुछ दे, सरकार सीधा गरीबों तक पहुंच सके और इनकी मदद कर सके। ठीक है, तो ओनरशिप को चेंज करो और ओनरशिप उन लोगों को दो जो एक्चुअल में लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं। लैंड टू द टिलर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो लैंड टू द टिलर का मतलब पता होना चाहिए। टिलर माने तो फार्मर, कल्टीवेटर, उसको दे दो लैंड, उसको दे दो लैंड। ठीक है जी, तो जमींदारी सिस्टम की अबॉलिशन करनी थी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, मतलब जो बीच का बंदर बन के बैठे थे जमींदार, बीच के बंदर को बाहर निकालो। ठीक है, मिडलमैन यानी कि जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल कल्टीवेटर एंड डिपॉजिटेड अ पार्ट ऑफ इट टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू वाज अबॉलिश्ड बिफोर 1991। तो क्या कह रहे हैं, 1951 सॉरी, तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया जो जमींदार थे वो क्या करते थे, कल्टीवेटर से रेंट कलेक्ट करते थे और उस रेंट का एक हिस्सा सरकार के पास लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में जमा करते थे। ये जमींदारी सिस्टम था, इसको अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है जी, इसको हम अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी बोल रहे हैं। इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही होगा। क्या होगा, 200 लाख जो फार्मर्स थे, जो टेनेंट्स थे, टेनेंट मतलब जो उधार पे सामान, उधार पे जिसने लैंड ले रखा है, ठीक है ना, जो किराएदार है ना, किराएदार जिसको बोलते हैं उसको टेनेंट बोलते हैं। तो जो 200 लाख किराएदार, फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, टिलर्स, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए सरकार के साथ। और अब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी सब्सिडी देगी, बैंक में अगर अकाउंट में पैसा देगी तो सीधा सीधा किसको देगी, इन गरीब फार्मर्स को देगी, जमींदार को नहीं देगी। एंड thus freed from the being exploited by the जमींदार। तो फिर ये जो फार्मर थे, अब वो जमींदार मिडल मैन से एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, उनके एक्सप्लॉइटेशन से फ्री हो गए थे अब ये लोग। ठीक है, gave tenants the incentive to increase the output and this contributed to growth in the agriculture। अब टेनेंट को भी बताएं, मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम अगर किराएदार हो, किसी दूसरे के घर में रहते हो, क्या तुम कभी भी उसके घर में कुछ करने का सोचोगे? तुम बोलोगे मेरा घर थोड़ी है जो मैं इसके कुछ भी ठीक करवाऊं, जो मैं इसका रेनोवेशन करवाऊं, तुम नहीं करोगे। वही तुम्हारा खुद का घर होगा ना, तुम सोच समझ के यूज करोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम उसको सॉल्व करोगे, तुम रेनोवेशन कराओगे, तुम सब कुछ करोगे। हो क्या रहा था पहले कि जमींदार ने तो किराएदार को दे रखा है, जमींदार भी सोचेगा ना मैं घर का मरम्मत क्यों कराऊं, मैंने तो रहना नहीं है, रहना किराएदार ने है, तो मैं क्यों मरम्मत कराऊं। किराएदार सोचते मेरा घर तो है नहीं है तो मालिक का, तो मैं क्यों मुरम्मत कराऊं। अब क्या होगा, जमींदार जो है वो हट गया और जो किराएदार था उसको घर मिल गया। अब वो अपना घर समझेगा उसे और अपना घर समझ के अब अच्छे से उसकी केयर करेगा, अच्छे से मुरम्मत कराएगा, अच्छे से उसको यूज करेगा। तो एक इंसेंटिव मिल गया था फार्मर्स को टू इंक्रीज द आउटपुट, टू टेक केयर ऑफ द लैंड, द सॉइल एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है भैया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। तो लैंड रिफॉर्म का पहला हिस्सा क्या हो गया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। रिजल्ट क्या निकला, 200 लाख फार्मर्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट। दूसरा मेरे पास क्या था, लैंड सीलिंग। दूसरा हिस्सा क्या था लैंड रिफॉर्म्स का, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में हमने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया, मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट कह सकते हो ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब हमने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी। एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा 5 एकड़ से ज्यादा लैंड को ओन नहीं कर सकता। अगर एक बंदे के नाम पे लीगली 5 एकड़ से ज्यादा लैंड है तो उससे ज्यादा वाला सारा लैंड उससे छीन लिया जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। ऑब्वियसली सरकार पेमेंट करेगी, ऐसे फ्री में तुमसे नहीं छीनेगी, और बदले में क्या होगा, तुम्हें मतलब पेमेंट मिल जाएगी, तुम्हारा लैंड ले लिया जाएगा। सरकार उस लैंड को क्या करेगी, गरीबों के बीच में बांट देगी। इसको बोला गया लैंड सीलिंग। ठीक है, द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। देखो पहले क्या था ना कि मान लो 10 अमीर लोग हैं,
ये 10 अमीर लोगों ने क्या कर रखा है, 1000-2000 एकड़ की जमीन इकट्ठी कर रखी है। जो सारे गरीब है बेचारे वो इनकी मर्जी पे बैठे हैं कि ये 10 लोग हमें उधार ब्याज उस पे देंगे, किराए पे देंगे लैंड, तब हम काम करेंगे। अब मैं कहती हूँ इन 10 लोगों के पास से सारा लैंड छीन लो और ये जो मेरे पास 100 गरीब लोग हैं इनके बीच में ये सारा लैंड बांट दो ताकि इनको एक्सप्लॉइट ना कर सके ये अमीर लोग, ठीक है ना। तो लैंड सीलिंग, सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट कि एक इंसान लीगली इतना लैंड अपने नाम पे रजिस्टर करा सकता है। अगर किसी के नाम पे लीगली इस लिमिट से ज्यादा लैंड रजिस्टर्ड है उसका लैंड सरकार छीन लेगी, गरीबों के बीच में बांट देगी। ये हो गया लैंड सीलिंग। बट इतना आसान तो नहीं है इंडिया में कुछ काम करना, इतना आसान थोड़ी है। आज तक नहीं हो पाई इतनी आसानी से कुछ कि सरकार ने बोला और हो गया। उस टाइम भी प्रॉब्लम्स तो थी, हमेशा से चलती आ रही है। तो इतना आसान नहीं है कि सरकार ने बोला इंप्लीमेंट करा और भैया सारे अमीरों से लैंड छीन के गरीबों के पास आ गए, ऐसा नहीं होता। हमें भी पता है अमीर लोग जो है ना वो बहुत तिगड़म लगाते हैं और अमीर लोग कभी भी गरीबों को कुछ मिलने नहीं देते, है ना। इस टाइम भी वही हुआ। तो पहले हमारे पास टोटल 4 फाइल, हमारी एक पूरी फाइल तैयार हुई है, ठीक है। हमने टोटल 4 प्रॉब्लम्स निकाले अपने लैंड रिफॉर्म्स में। लैंड रिफॉर्म्स हमने करे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज करा हमने, और क्या किया, लैंड सीलिंग किया। लेकिन इन लैंड रिफॉर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स का हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया है, फाइल। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, इंप्लीमेंटेशन डिले, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एक्सप्लॉयटेशन। इन चारों प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझते हैं। एक्रोनियम क्या है जी, फाइल, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या है, फॉल्ट इन लेजिस्लेशन। देखो कभी भी कोई लॉ भी अगर बनता है, कोई बिल पास होता है ना, वो इतना ऐसे नहीं होता कि 100% परफेक्ट है, मोदी जी ने लिख के दे दिया ऐसे ऐसे होगा, मतलब वो तो भैया इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, वो भी इंसानों ने बनाया है लॉ, तो उसमें गलती होगी। तो लेजिस्लेशन में भी गलतियां थी। लूप होल्स हमेशा होते हैं, हर एक चीज में लूप होल्स होते हैं, जिन लूप होल्स की मदद से जिसको एक्चुअल में पकड़ना होता है वो बच के भाग जाता है। लूप होल्स होते हैं, ठीक है। इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। लूप होल्स कुछ ना कुछ रहते हैं लेजिस्लेशन में। उन लूप होल्स की मदद से जो जमींदार थे उन्होंने अपना लैंड छीनने से बचा लिया और वो अपने लैंड को उन्होंने अपने पास ही रखा। बहुत सारे एरियाज में ऐसा हुआ था। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इंटरमीडिएरीज थे दे वर अलाउड टू रिटेन सब्सटैंशियल एरियाज ऑफ लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। देखो सरकार ने क्या बोला, अगर तुम एक जमींदार हो जिसने अपना लैंड रेंट पे दे रखा है किसी ना किसी फार्मर को, तो तुमसे तुम्हारा लैंड छीन लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारा लैंड छीन लिया जाएगा। पर अगर तुम एक फार्मर हो और तुम एक जमींदार नहीं हो, तुम्हारे पास लैंड तो है पर तुम उस लैंड को किसी को रेंट पे नहीं दे रहे हो, तुम उसको सेल्फ कल्टीवेट कर रहे हो। तुम कहते हो मैंने रेंट पे थोड़ी दिया है किसी को, मैं तो खुद इसका मालिक हूँ और मैं खुद ही इस पे खेती बाड़ी करता हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खेती बाड़ी करता है। तो सरकार सोचेगी अच्छा ये तो बेचारा खुद ही फार्मर है ना, ये किसी को क्या एक्सप्लॉइट करेगा, तो चलो इसके पास लैंड रहने देते हैं। तो जमींदारों ने क्या बोला, भैया मैं तो खुद ही फार्मर हूँ, ठीक है। तो फिर इससे क्या हुआ, जब उन्होंने बोला मैं तो खुद ही फार्मर हूँ, खुद ही काम करता हूँ, तो उनका लैंड सरकार ने उनसे नहीं छीना, जिसकी वजह से वो क्या, जो जमींदार थे, जो इंटरमीडिएरीज थे, उनके पास स्टिल सब्सटैंशियल एरियाज ऑफ लैंड बचा रह गया। वो लैंड उन्होंने अपने से छीनने नहीं दिया। दूसरा था इंप्लीमेंटेशन डिले। जमींदारों ने क्या कर दिया था, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया था। द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स। वो प्रोटेस्ट करने लग गए, कोर्ट में जाने लग गए। अब जब कोर्ट में जाता है ना कोई मामला, कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा घर है, तुम मेरे से मेरा घर छीन रहे हो, मैं कोर्ट में जाऊंगी, कोर्ट से स्टे मांग लूंगी। स्टे का मतलब क्या होगा कि कोर्ट बोल देगी इस घर को ताला लगा दो, जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देगा तब तक उस घर को ना तो मैं खोल सकती हूँ ना तो तुम खोल सकते हो। मतलब अब तुम मुझसे मेरा घर छीन नहीं सकते जब तक कोर्ट ना बोल दे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट में गए जमींदार और कोर्ट से जाके स्टे ले लिया कि ये लेजिस्लेशन को अभी के लिए पॉज कर दो, और जब तक कोर्ट नहीं बोलते तब तक वो लैंड नहीं छीनेंगे। अच्छा जी, हो गया पॉज हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, डिले हो गई, इंप्लीमेंटेशन में डिले हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो डिले हुआ उस डिले के अंदर फार्मर जमींदारों ने क्या किया, अपना लैंड अपने रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जांपल एक जमींदार था, उसके नाम पे 100 एकड़ लैंड थी, है ना। सरकार ने बोला 20 एकड़ से ज्यादा किसी के पास हो नहीं सकती, अगर 20 एकड़ से ज्यादा हुई तो मैं छीन लूंगी। इसने क्या किया, डिले करवा दिया कोर्ट से जाके, और इन द मीनवाइल इसने अपना सारा लैंड रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। अब सबके पास 20-20 एकड़ है। अब क्योंकि सबके पास 20-20 एकड़ है तो सरकार किसी से भी नहीं छीनेगी लैंड, 100 का 100 एकड़ इनके पास ही है, खत्म हो गई बात। दे यूज्ड दिस डिले टू रजिस्टर द लैंड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स
thereby escaping from the legislation। अगली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अरे सरकार भी तो यार तुम्हें पता ही है ना, सरकार कर देती है, पास करवा देती है बिल, पर सरकार वो सिर्फ इसलिए करती है अ लॉट ऑफ टाइम्स ताकि वो खबरों में बन आ सके, लोगों को पता चल जाए अरे इस सरकार ने तो ये किया था, और उनको वोट्स मिल जाए। एक्चुअल में ना बहुत बारी जो सरकार बिल पास करती है एक्चुअल में वो काम नहीं करती। क्यों? खबर में आ गए, लोगों को पता चल गया, वोट मिल जाएंगे, अब काम हो या ना हो कौन पूछ रहा है। तो बहुत सारी स्टेट्स में यही हुआ कि सरकार खबरों में आ गई पर काम हुआ ही नहीं एक्चुअल में, और वहीं का वहीं सब कुछ रह गया। तो पॉलिटिकल विल यानी कि उनकी इच्छा ही नहीं थी ज्यादा काम करने की, ठीक है, उस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। तो लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला, केरला में सक्सेसफुल थे लैंड रिफॉर्म्स, वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल थे लैंड रिफॉर्म्स, बिकॉज देयर स्टेट्स हैड गवर्नमेंट्स कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ द लैंड टू द टिलर। ये जो पॉलिसी थी इसको कमिटेड थे इन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स, बाकी स्टेट्स में नहीं थी ऐसी। तो बाकी स्टेट्स में वही जमींदारी सिस्टम, मतलब वही कि जो इंटरमीडिएरीज थे वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड उनके पास रहा, बाकी स्टेट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी कंटिन्यूड, ठीक है, बाकी स्टेट्स में ये कंटिन्यू रहा, बाकी स्टेट्स में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। केरला, वेस्ट बंगाल जैसे 2-4 स्टेट्स में बहुत अच्छे से ये इंप्लीमेंट हुई थी ये चीजें। एंड लास्ट इज एक्सप्लॉयटेशन। लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड द टेनेंट्स टू वॉलंटरली सरेंडर द लैंड बीइंग कल्टिवेटेड बाय देम। There were cases where tenants were expelled and the landowners claimed to be self-cultivator, the actual tiller। तो सरकार क्या बोल रही थी, अगर तुम जमींदार हो और तुमने लैंड रेंट पे दे रखा है किसी फार्मर को, तो तुमसे लैंड छीन लिया जाएगा। जमींदार ने क्या किया, उल्टा फार्मर को निकाल दिया बाहर, तो जा, मुझे अब तेरी जरूरत ही नहीं है, मैं बोलूंगा मैं तो खुद हूँ भैया कल्टीवेटर, खुद ही काम करता हूँ। अगर खुद करते हो भैया तो ये रेंट एग्रीमेंट खत्म, फार्मर खत्म, उसको भगा दिया। वो जो बेचारा फार्मर जो पहले एटलीस्ट रेंट पे काम कर रहा था, काम तो कर रहा था, उसको भी भगा दिया। बताओ, उसको भी एक्सप्लॉइट कर दिया कि भाई तू निकल, तू किसी को बताइयो मत कि तू मेरे पास काम करता था, वरना देख लियो फिर क्या करूंगा तेरे साथ, ठीक है, उसको भी निकाल दिया और जमींदार का फायदा हो गया। तो उल्टा काफी फार्मर्स को तो उल्टा नुकसान ही हुआ था, उनको एक्सप्लॉइट और किया गया था, ठीक है। चलो अब यहां तक हमारा क्या हो गया, लैंड टू द टिलर हमने समझा, लैंड रिफॉर्म्स हमने समझा जिसमें अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज हमने किया, लैंड सीलिंग हमने उसके अंदर किया। अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर हमने क्या क्या किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इनको मिरेकल सीड्स भी बोलते थे, ठीक है, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। हो क्या रहा था पहले, मतलब अब तुम एक चीज सोच के देखो, अगर बीज ही खराब है, अगर सीड ही खराब है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर फ्रूट उगेगा या फसल उगेगी वो भी अच्छी नहीं होगी ना। अगर बीज ही खराब है तो फसल अच्छी नहीं होगी, अगर बीज बहुत अच्छा हो तो फसल भी अच्छी होगी। तो अगर हमने बीज सीड्स के साथ ही हम कोई खेल खेल दें तो फसल तो अच्छे से होनी ही होनी है। तो हुआ क्या था, हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स बनाए गए थे। देखो अलग अलग वेराइटी ऑफ सीड्स उठाए, उनको इंटरब्रीड करवाया गया और उनसे एक ऐसी वेराइटी ऑफ सीड्स निकाली गई जो बहुत अच्छी थी, जो एक मिराकल की तरह काम करती थी, जो बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन करती थी। स्पेशली ये जो HYV सीड्स डेवलप करे गए, स्पेशली ये डेवलप करे गए व्हीट और राइस के लिए, यानी रोटी के लिए और चावल के लिए। क्यों भैया, क्योंकि हम तो भैया इतने गरीब थे कि हमें तो भैया फेमाइंस का सामना करना पड़ता था, भूखे मरते थे लोग, हमें तो फेमाइंस का सामना करना पड़ता था। तो हमने स्पेशली ये जो डेवलप करे जो सीड्स, वो मेजरली राइस एंड व्हीट के लिए हमने डेवलप करे। राइस एंड व्हीट के लिए डेवलप करने के बाद क्या होने लगा, हमने इन सीड्स को बोना शुरू किया, ठीक है, इनसे फसल उगानी शुरू करी। एंड जब हमने इनसे फसल उगानी शुरू करी तो पहले साल के अंदर अंदर ही हमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिली। उस टाइम पे क्या था, फेमाइंस थे, लोग भूखमरी से मर रहे थे, लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा था। तुम उस टाइम पे ये नहीं सोचोगे क्वालिटी कैसी है, केमिकल है कि नहीं, फर्टिलाइजर है कि नहीं, ये क्या वो क्या, तुम बोलोगे मिल जाए भाई, रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, खाने को मिल जाए। तो उस टाइम पे बस हमारा एक ही गोल था, ज्यादा प्रोडक्शन करना। और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लेकर आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर HYV सीड्स बनाए गए, इनको मिराकल सीड्स भी बोला गया। फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग, यील्ड मतलब प्रोडक्शन जो हो रही है, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यानी हाई प्रोडक्शन करने वाले सीड्स, ठीक है, मिरेकल सीड्स बनाए गए स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस, जिससे कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग गई,
ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? डॉक्टर नॉरमन को, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। पहली बार इन्होंने HIV सीड्स लेकर के आए थे दुनिया में। लेकिन इंडिया में कौन लेकर आए थे? MS स्वामीनाथन जी लेकर आए थे। 1966 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया था। It increased productivity by 28.8% in 1 year। एक साल के अंदर अंदर 28% से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, यानी इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था एक साल के अंदर अंदर। यानी पहले साल में हमें क्लियरली दिख रहा था अब तो हम भूखे नहीं मरेंगे। एंड उसके बाद से फेमाइन्स आने इंडिया में बहुत ना के बराबर हो गए। एंड अब हम भूखे नहीं मरते, अब हमारे पास इनफ खाना पड़े। अब तो उल्टा ये डिबेट होती है कि ग्रेन्स वेस्ट हो रही हैं, अब तो उल्टा ये डिबेट होती है, ठीक है। अच्छा, रीजंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्यों हमने करा भैया, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए? 75% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, और एग्रीकल्चर ही अगर बुरा है, अगर उसी में हमें कुछ हम नहीं अच्छी हालत में हैं, तो ऑब्वियसली 75% पॉपुलेशन डायरेक्टली गरीबी में जा रही है। फिर ये मतलब हुआ। प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी एग्रीकल्चर में। तुम बीज बो रहे हो, देखो लैंड लिमिटेड है, ठीक है, ये मेरे पास लिमिटेड लैंड है, मुझे इसी पे सामान उगाना पड़ेगा, फसल इसी पे उगानी पड़ेगी। इसी पे चाहे 20 एकड़ उग जाए, चाहे 20 किलो उग जाए फसल, चाहे 40 किलो उग जाए, उगानी इसी पे पड़ेगी। लैंड को तुम इंक्रीज नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी सीड्स की, वाटर की, सॉइल की, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल्स की, इन सब चीजों की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, सो दैट तुम इसी पे 20 किलो की जगह 40 किलो उगा पाओ। और यही हमने किया, सेम लैंड पे अच्छे बीज लगा दिए ताकि 20 की जगह 40 किलो अब फसल उगने लग गई, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी कम थी, उसको बढ़ाने के लिए करा। इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज्यादा मॉनसून पे डिपेंडेंट था, रेनफॉल पे डिपेंडेंट था, तो उसकी अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सरकार पानी और सब कुछ देने लग गई थी फार्मर्स को, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कैसी हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन हुई 2 फेजेस में, यानी कि 2 बार में करा गया। ऐसे नहीं कि अरे HIV सीड्स आ गए पूरे देश भर में HIV सीड्स भर दो, नहीं। अगर कहीं कुछ खराबी निकली तो वो पहले ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पूरे देश भर में वो प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। तो पहले फर्स्ट फेज में कुछ एक जगह पे पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में हमने करा। ये कब था? मिड 1960 से लेके मिड 1970 तक, यानी तुम कह सकते हो 1965 से 75 तक ऑलमोस्ट जो पहला फेज था, वहां पे कुछ लिमिटेड स्टेट्स में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। जब हमें समझ आ गया कि इन स्टेट्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, तब हमने जाके पूरे देश भर में HIV सीड्स को इंट्रोड्यूस करा था, विच वॉज 10 years आफ्टर दिस। मिड 1970 यानी 75 से 85 तक हमने सेकेंड फेज में इंट्रोड्यूस करा पूरे देश भर में HIV सीड्स को, ठीक है। HIV सीड्स के लिए बेटा जी तुम्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। HIV सीड्स अगर तुमने क्या कहते हैं इससे फसल उगानी है, ठीक है, तो तुम्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पानी ज्यादा चाहिए तो ड्रेनेज सिस्टम भी ज्यादा अच्छा चाहिए। तुम्हें 4 से 10 गुना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, और ये सब कुछ सरकार ने प्रोवाइड कराया फार्मर्स को सब्सिडीज के साथ। ये सब कुछ सरकार ने प्रोवाइड कराया फार्मर्स को सब्सिडीज के साथ। तो ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए इंडिया में क्या करा गया? HIV सीड्स को इंट्रोड्यूस करा गया। 2 फेजेस में करा गया, पहले कुछ एक स्टेट्स में, फिर जब वहां पे ओके हो गई बात, फिर बाकी के स्टेट्स में। और इसके लिए सरकार ने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी थी। सब्सिडी मतलब सस्ते में, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया था सब कुछ। क्या क्या? HIV सीड्स एक तो डिस्काउंटेड प्राइस पे सब्सिडी के साथ दिए फार्मर्स को। अच्छा, पानी की फैसिलिटी अच्छे से दी, ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छे से दी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ बहुत सस्ते दाम पे, इनफैक्ट कई बार फ्री में दिया गया फार्मर्स को, ताकि वो ज्यादा फसल उगाएं, ज्यादा से ज्यादा फसल बाजार में पहुंचे, लोगों को मिले और लोग अपना घर भर सके। एटलीस्ट लोग भूखे तो ना मरे। क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहे बहुत अच्छी ना हो, बट एटलीस्ट लाइफ तो हो, जिंदा तो हो, खाना तो मिल जाए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।